नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का एक चौंकाने वाला बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उनको इंटेलिजेंस सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। ये बड़ा हास्यास्पद है क्योंकि भारत या कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश पर किन्हीं कारणों से किसी तरह की स्ट्राइक करता है या कार्रवाई करता है तो वो बहुत गोपनीय होती है। ऐसा नहीं है कि कानो कान किसी को खबर भी हो इस तरह की कार्रवाई की। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि शाह महमूद कुरैशी ने यह बयान आखिर दिया क्यों है। पाकिस्तान मामलों के बहुत लाजवाब जानकार, पाक अधिकृत कश्मीर के एक्टिविस्ट और जिनके सीने में भारत का दिल धड़कता है, लंदन में रह रहे डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा के पास चलते हैं। मिर्जा साहब, आपका बहुत खैर मकदम है, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। शाह महमूद कुरैशी जो बयान दे रहे हैं कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है, ऐसी सूचना उनको मिली है। शायद सेना ने उनको कहा होगा कि आप इस तरह का बयान उछाल दीजिए, या हो सकता है उनके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस तरह की सलाह उनको दी हो कि एक बयान दाग दीजिए। और पिछले कुछ दिनों से बड़ा डेस्परेट दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के कुछ भारत सरकार या सेना उनको ओबलाइज कर दे, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि जो घरेलू मुसीबतें हैं उनमें बुरी तरह घिरे हुए हैं। अमजद भाई, आपका क्या आकलन है? देखिए जी, ये जो आज शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो झूठा इल्जाम लगाया है भारत के ऊपर कि भारत जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। मैं जब यूनिवर्सिटी में था, हमारे जो उस्ताद थे वो हमें अखबार पढ़ना सिखाते थे और वो जी कहते थे कि जब अखबार आप पढ़ते हैं तो अखबार की जो सुर्खी होती है, अगर वो ये कह रही हो कि मुल्क में करप्शन नहीं है तो आपने उसको उल्टा पढ़ना है कि मुल्क में करप्शन है, इसलिए ये बयान देने की जरूरत पड़ी कि मुल्क में करप्शन नहीं है। तो जी असल में पाकिस्तान खुद तैयारी कर रहा है भारत के ऊपर हमला करने की। और मैं आपको बड़े ही बावसूख जराए से ये बात कंफर्म करके बता रहा हूँ, इनर सर्कल से कंफर्म करके बता रहा हूँ कि इनका प्लान ये है कि ये भारत के ऊपर एक स्ट्राइक करेंगे और ये फिर कहेंगे कि असल में इंडिया ने स्ट्राइक की है और हम उसका जवाब दे रहे हैं। जी और आज तक मुझे आप पूरे इतिहास में कोई तारीख का दिन बता दें, कोई टाइम बता दें जब भारत ने किसी हमसाया मुल्क पे, नेबरिंग कंट्री के ऊपर कोई हमला किया हो या कोई घुसपैठ की हो। आज तक भारतीय सेना ने तो आज तक इतना नहीं किया कि अपने जो कब्जे वाले इलाके हैं उनमें जाके जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको ही तबाह कर दे। तो जी जी भारत इस किस्म की हरकतें नहीं करता, ये पाकिस्तान ही करता है। और पाकिस्तान क्यों कर रहा है इस वक्त, और शाह महमूद कुरैशी ने बयान क्यों दिया, दो चीजें ज़हन में रखें। जी जी एक तो ये कि इस वक्त जो तालिबान हैं उनके जो पॉलिटिकल लीडर हैं, मुल्ला ब्रदर जो हैं, वो इस वक्त इस्लामाबाद के 3 रोजा दौरे पर हैं। कल उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है, आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है। और ये जो मुलाकातें हो रही हैं, ये जो पीस टॉक्स हैं बिटवीन अमेरिका और तालिबान जो थी, उसका तसलसल है। अब ये टॉक्स हो रही शुरू होंगी 5 जनवरी के बाद बिटवीन अफगान गवर्नमेंट एंड द तालिबान। तो ओके। उसमें मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का क्या मकसद है, कि पाकिस्तान ने तालिबान का डेलीगेशन बुलाया है और उनके साथ मोडालिटीज तय कर रहे हैं। दूसरा, एक और बात हो रही है कि ये तालिबान के तमाम लीडर्स को पाकिस्तान में बुलाया जा रहा है और पाकिस्तान में इनको बुला के इनको एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नीचे सारों को लेके आने की कोशिश की जा रही है। ये जी दो अहम चीजें हैं। इसमें चाइना भी है, क्योंकि पाकिस्तान जब ये तालिबान के लीडर आए हैं तो ये डेफिनेटली चाइनीज एम्बेसडर को भी मिलेंगे खुफिया तौर पे इसे।
क्योंकि चाइना भी स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में। ये तो गई एक बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट इकोनॉमिकली टोटल फेलियर का शिकार है। जी हाँ, और जी हाँ। उसने मौका दिया है पूरी अपोजिशन पार्टीज को कि वो अपना बदला जो है वो इमरान खान से लें, जो इसको जबरदस्ती सिलेक्ट करके मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट लेके आई। जी और एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, मूवमेंट चल रही है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से। अब उन्होंने कई जलसे किए, अक्टूबर से उन्होंने जलसे शुरू किए थे करने हैं, और वो अब ये है कि हर जलसा उनका पहले से ज्यादा बड़ा होता है, पहले से ज्यादा एग्रेसिव होता है। और इन जलसों में सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि पहली दफा पाकिस्तान के पब्लिक जलसों में मिलिट्री जनरल्स को और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को डायरेक्टली नाम लेके चैलेंज किया गया है, और कहा गया है कि हम कोई ऐसा पॉलिटिकल प्रोसेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसके अंदर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंटरफेरेंस हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक ये इस्तीफा दे दे। इमरान जी खान डटा हुआ है कि मैंने इस्तीफा नहीं देना। अब मसला यह है कि इमरान खान अगर इस्तीफा देता है तो फिर सिर्फ इमरान खान नहीं जाएगा, इसके साथ कुछ जी। जनरल भी जाएंगे, जनरल बाजवा को भी जाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल। इस वक्त एक मिलिट्री की टॉप मिलिट्री ब्रास और इमरान खान इनका आपस में एक अलायंस भी बना हुआ है। अब आप देखें कि अपोजिशन ने ऐलान किया है कि 24 दिसंबर को ये लोग भावलपुर से जलसे शुरू करेंगे। अब ये रीजनल इलाके हैं जहां पे छोटे छोटे इलाके जहां से ये जलसे करेंगे। 24 जी को हाँ। इन्होंने करना है भावलपुर से में इलाके में जलसा। और फिर हर हफ्ते ये एक जलसा करते करते, बाज दफा हफ्ते में दो जलसे भी हैं। ये पूरा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कुछ इलाके कवर करते हुए ये 26 जनवरी को पहुंचेंगे। यहाँ आखिरी इनका जलसा होगा खसदार बलूचिस्तान में। अब ये जी बड़ा सिग्निफिकेंट है कि इन्होंने अपना लास्ट जलसा खसदार में रखा है बलूचिस्तान में, और उसकी वजह ये है कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है। वहां पे पाकिस्तान से अलहदा होने की तहरीक बहुत बाजोर है, और हर रोज वहां पे फौजियों को मारा जा रहा है, तो पाकिस्तानी फौजियों को। तो ये अब 26 जनवरी के बाद तो फिर 4 दिन के बाद 31 जनवरी है। तो इनको अब ये है, अच्छा ये जो प्रोटेस्ट, ये जो पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, ये बेसिकली बिल्ड कर रहे हैं मोमेंटम उस लॉन्ग मार्च के लिए कि अगर इनको जरूरत पड़ी तो ये उसका मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं ताकि फिर मार्च करें। अब जी इसमें जो एक और पहलू है वो है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का। पहले ये होता था कि लोग खामोश हो जाते थे, सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, न्यूज फैलती नहीं थी, तो लोग बर्दाश्त कर लेते थे, खामोश हो जाते थे। अब ये हो रहा है कि आप देखिए कि हर रोज पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हर रोज एक नहीं दो तीन प्रोटेस्ट हर जगह हो रहे हैं। जी ताजर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट कर रही है, वहां आटा नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। और वो प्रोटेस्ट जो है वो उस तरह के पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, वो सोशल अनरेस्ट है। गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने इलेक्शन करवाए 15 नवंबर को, और उसमें धांधली की इन्होंने, और एक ऐसी पार्टी जो चंद माह पहले जिसका कोई वजूद ही नहीं था वहां पे, उसकी गवर्नमेंट बना के बिठा दी है। और इस वक्त वहां पे इन्होंने लोगों को नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया है, ब्यूरोक्रेसी में इन्होंने जो है वो ट्रांसफर शुरू कर दिए अपने लोगों को लाने के लिए। और जो उनके वजीर हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जा ही नहीं रहे, वो गिलगित में बैठे ये बहस कर रहे हैं कि जी हमें आप कौन सी कोठरी देनी है, कौन सी कार देनी है, हमारी कितनी मराद कितनी होगी, हमारा टीएडीए कितना होगा, ये बहसें हो रही है वहां। तो अवाम जी। तंग आ चुकी है, और आपको पता है कि फारसी में कहते हैं कि तंग आमद बजंग आमद। बिल्कुल। इस सारी सूरत हाल से निकलने का रास्ता क्या है? तो वही है जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने किया था जब उसकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल नीचे चली गई थी, तो उसने कहा भाई ठीक है भाई जंग करते हैं। तो फिर जंग की। तो हर बादशाह जब उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो नीचे जाती है, तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि एक जो है वो नेशनल जिंगोइज्म पैदा किया जाए, वॉर मॉन्गरिंग की लफाजी इस्तेमाल की जाए।
और वॉर पे जाया जाए, क्योंकि जब वॉर होगी तो फिर हम पूरी कौम को एक जाली कौमियत के नाम पर यूनाइट रख सकते हैं, अपने पीछे रख सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये बैकफायर करेगा। जी। जैसा मैंने शुरुआती टिप्पणी में कहा था कि भारत इनको ओवलाइज करने को तैयार नहीं है। जी हाँ। ये सरहद पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन करते रहे हैं, तमाम तरह की साजिशें रचते रहे हैं। बर्फबारी से पहले इन्होंने काफी कोशिश की कि जो 300-400 आतंकवादी लॉन्चिंग पैड पर खड़े हुए हैं उनको किसी तरीके से भारतीय सरहद में घुसपैठ करा दिया जाए, लेकिन वो भी कामयाब हो नहीं पा रहे हैं। और जैसा आपने कहा है अमजद भाई के प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट ने इस तरह का माहौल पाकिस्तान में क्रिएट कर दिया है कि सेना और इमरान खान दोनों को ही जो हालात हैं वो हाथ से फिसलते हुए दिखाई देने लगे हैं। और अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो इमरान खान को शायद एहसास हो गया है कि सियासत जो है वो क्रिकेट के मुकाबले बहुत मुश्किल खेल है। राजनीति की पिच उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो रही है। उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं अपने विरोधियों पर, जो अपोज कर रहे हैं उनको उनको अपराधी करार दे रहे हैं, उन पर मुकदमे कायम करा रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अब विरोधी दलों के साथ पाकिस्तान का अवाम भी समझ गया है सेना की असलियत को भी और इनकी असलियत को भी। शायद इसीलिए ये प्रपंच रचे जा रहे हैं जो शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं, और जिसका खुलासा खुद आपने किया है कि भारत तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, ये खुद इस तरह की हरकत करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो तो ये पाकिस्तान क्या इस हालत में है इकोनॉमिकली और दूसरे एस्पेक्ट्स पर भी कि वो एक और छोटी या बड़ी जंग झेल सकता है? देखिए जी, वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता है जी, मरता क्या ना करता, यानी कि अब ये उस स्टेज पे आ गए हैं कि एक तरफ इनके सामने मौत है, सियासी मौत, ठीक है, और दूसरी तरफ इनके सामने जेल है। तो क्या जी जी। करेंगे? ये एक्सट्रीम मेजर्स तक जाएंगे। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की जो आर्मी है ये कोई नेशनलिस्ट आर्मी नहीं है, ये बिजनेस एम्पायर है, ये पैसा कमाने वाले लोग हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये बैंक चला रहे हैं, ये फैक्ट्रियां जो है फौजी फाउंडेशन के नाम पर पता नहीं कितनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, सो मच सो कि ये गारमेंट्स में भी आ गए हैं। यानी कोई इकोनॉमिक स्फीयर ऐसा नहीं है जिसपे आर्मी ने कंट्रोल ना किया और बिजनेस ना कर रहे हो। तो बिजनेसमैन तो लड़ नहीं सकता ना, बिजनेसमैन नहीं लड़ सकता, ठीक है। वो जो माइंड सेट होता है लड़ने का, यानी वतन पे मर मिटने का जज्बा, खून बहा देने, वो वो चीजें इस आर्मी में नहीं है, जी समझे ना। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि जब से 370 की धारा खत्म हुई है और ये 35A आर्टिकल ये खत्म हुए हैं, तो ऐसे हुआ है कि एकदम जैसे किसी ने जैसे आप नीचे आग जलाते हैं ना, ऊपर से चिमनी बंद कर देते हैं तो लोग सफोकेट करते हैं। तो 370 और 35A में पूरा जम्मू कश्मीर सफोकेशन का शिकार। तो जी जब ये जी। हटाया है तो वो धुआं निकला है, तो ताजा सांस अंदर गई है। तो आप देखें पंचायत के इलेक्शन हुए, अब डीडीसी के इलेक्शन हुए, कितने कामयाब इलेक्शन, मतलब है बिल्कुल कि 70-60-70% से ऊपर लोगों की टर्नओवर जा रही। तो बिल्कुल। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरफ वापस आया है जम्मू कश्मीर। अब इस सूरत हाल में आप देखें कि जो पहले होता था 2019 से अगस्त से पहले, हर रोज 5-7-10 आदमी मरते थे जम्मू कश्मीर, हर रोज। तो आप देख लें, पूरा पुराने अखबार उठा लें आप, और उनके रोज के आप फ्रंट पेज देखते रहे, उस पर लिखा है फलानी जगह बम फटा, इतने मर गए, फलानी जगह अटैक हो गया, ये हो गया। लेकिन अब नहीं हो रहे, बहुत कम हो रहे हैं। और अब जो कुछ थोड़ा बहुत हो भी रहा है इक्का दुक्का, वो डेस्परेशन में कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो करो भाई। बिल्कुल। तो इस दौरान भारतीय सेना जो है, अब भारतीय सेना क्या है, देखिए ना, भारतीय सेना जो है वो एक नेशनल आर्मी है। वो एक यानी उसके अंदर कौम का जज्बा है, उसके अंदर वतन के दिफा का जज्बा है। वो बिजनेस एम्पायर नहीं है, बिजनेस से अलग है वो। उसका सिर्फ एक फोकस है कि मुल्क का दिफा, सरहदों का दिफा करना है हम।
तो बिल्कुल। इन्होंने जितने पुराने रूट थे जहां से इन्फिल्ट्रेशन होती थी एलओसी से, वो तो कर दिए सील। तो अब ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि 22 लॉन्चिंग पैड इस वक्त मौजूद हैं जी। पीओजेके में। लेकिन वो लॉन्चिंग पैड करें क्या कि वहां से लॉन्च ही नहीं हो सकते, क्योंकि आगे बंद बिल्कुल। तारें लगी हुई हैं, सर्वेलेंस चल रही है, ड्रोन से सर्वेलेंस हो रही है, कैमरे लगे हुए हैं। अब ये नए रूट्स तलाश कर रहे हैं और वो नए रूट्स के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इन्फिल्ट्रेट करें। असल प्रॉब्लम इनकी जो है, जो आज शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वो ये है कि पाकिस्तानी फौज के पास अब ये जवाब खत्म होता जा रहा है कि हम तुम्हें भारत से बचाने के लिए हमें तुम्हें कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो कश्मीर में कुछ भी नहीं हो रहा, नॉर्मल हो गया सारा कुछ। तो बिल्कुल। अब बिल्कुल। जब वहां पे कोई सो कॉल्ड तहरीक आजादी नहीं चल रही और पाकिस्तान उस तहरीक आजादी का वकील नहीं रहा, और उस वकील को एक फौज की जरूरत थी, वो फौज की जरूरत भी नहीं रही, तो ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है। खुदा ना करे कि हमला हो, मैं इस चीज के हक में नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने भारतीय जो हमारे साथी हैं, भारतीय शहरी हैं, नागरिक हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, मैंने हमेशा वक्त से पहले वार्निंग दी है कि ये होने जा रहा है, ये हो सकता है। चाइना ने हमला बाद में किया, मैंने उससे पहले, आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख लें, मैंने उसमें इनको 3-4 महीने पहले वार्निंग दी थी कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कॉन्टिजेंट्स जो है आर्मी की जा रही हैं गिलगित बल्तिस्तान या लद्दाख में कुछ करने लगे, ये लद्दाख में जी। कुछ जी। करने लगे। सिर्फ यह कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये चाइना के थ्रू करेंगे, लेकिन मुझे ये हो गया था आइडिया कि ये दे आर अप टू समथिंग इन लद्दाख, और वो हुआ। आज जब मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरी तैयारी कर चुके हैं कि इन्होंने करना ही करना है हमला, करना ही करना है इन्होंने, तो वो हमला कैसे हो सकता है? वो दो तरह से हो सकता है। एक तो ये कि जो खुई रट्टा है, यहां से पूरा नीलम की वैली तक के जितने लॉन्चिंग पैड इनके थे, जहां पे जी। इनकी गन्ने भी लगी हुई हैं, वहां से ये साइमल्टेनियसली बम्बार्डमेंट शुरू कर दे, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग साइमल्टेनियसली शुरू कर दे, और कंफ्यूज जी। करने की कोशिश करें इंडियन आर्मी को कि कहां से फायर आ रहा है और कहां से नहीं आ रहा, और ये अपने इन्फिल्ट्रेटर्स अंदर भेजें, और फिर उसका रिटेलिएटरी फायर भी फिर उतना ही बड़ा होगा। तो वो एक जंग की सी एक शक्ल नजर आएगी, और उसको ये सेल करें टीवी पे और कहें देखो जी भारत ने हमारे पर हमला कर दिया है और ये कर दिया, और बहाना करेंगे कि जी वो फार्मर्स की मूवमेंट से तवज्जो हटाने के लिए। फार्मर्स की मूवमेंट मोदी गवर्नमेंट के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, वो बिल्कुल ऑलरेडी सही। वो ऑलरेडी नजर आ गया दुनिया को कि फार्मर उसमें थोड़े से हैं, बाकी सारे कांग्रेस और सीपीआईएम और जो बाकी करप्ट लोग हैं वो उसके अंदर मौजूद है, और वो उसको हाईजैक करके ले गए। बेचारा किसान बिल्कुल तो पीछे रह गया, किसान का तो मुद्दा ही नहीं रहा अब तो सही है। इसलिए ये मैं बता रहा हूं आपको कि इस वक्त ये पूरी तैयारी में है, ये डेस्परेट है, और मरता क्या ना करता, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अमजद भाई, अगर इन्होंने ऐसा किया और ऐसा हो गया, तो ये मसला केवल वहां की फायरिंग और यहाँ की फायरिंग तक सीमित नहीं रहेगा। उसके बाद जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सचेत किया था, चेतावनी दी थी कि आपको पीओके खाली करना पड़ेगा, बाल्टिस्तान गिलगिट खाली करना पड़ेगा, ये मसला वहां तक भी बढ़ सकता है अगर इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की भारत के साथ। देखिए जी, मैं तो ये समझता हूं कि ये जितन हुआ क्या, हुआ ये कि अमित शाह जी ने बड़ी यादगार तकरीर की लोकसभा में, जॉइंट सेशन में। उन्होंने कहा, याद है आपको, उन्होंने कहा पीओके के लिए जान भी दे देंगे। बिल्कुल। बहुत जबरदस्त। तो वो फुल फॉर्म में थे। अब जब पाकिस्तान ने ये देखा कि अरे बाप रे, ये तो भाई कोई और ही तरह के लोग आ गए हैं भारत की सरकार में, ये तो कुछ करने वाले लोग हैं, डूअर्स हैं, ये तो इनका क्या किया जी। जाए। तो फिर आप देखिए, साथ ही उन्होंने सीए के खिलाफ मूवमेंट शुरू की। हालांकि सीए को पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट का बेहतरीन पैकेज था वो,
यानी सही बात है। पूरी दुनिया का बेहतरीन पैकेज था कि आप कह रहे हैं कि भाई जो भी यहाँ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की वजह से आएगा उसका फास्ट ट्रैक से काम होगा, उसको नेशनैलिटी भी मिलेगी, सिटीजनशिप भी मिलेगी, जॉब भी मिलेगी, घर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो ये बिल्कुल तो ह्यूमन राइट की एक पिनिकल है ना, यानी कि एक हाइट है ह्यूमन राइट्स के इशू को एड्रेस करने की। मिसाल है, उसको बिल्कुल कैसे सैबोटाज किया गया कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के जरिए। फिर आप बिल्कुल। देखें कि वो चला, क्या उसे कहते हैं, वो जो था नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वाला इशू, उसको हाँ, NPR वाला। एनपीआर, उसको साथ जोड़ा, वो चलाया, वो इन्होंने भरपूर तरीके से चलाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी को इन्होंने तालीमी इदारे से तब्दील करके तो एक दहशतगर्दी का इदारा बना दिया। फिर बिहार में कोई तकरीर कर रहा है कि जी हम यहाँ पे, असम में तकरीर कर रहा है हम अलहदगी की यानी वो पूरी तरह से उन्होंने एंगेज कर लिया इंडियन गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री को और बाकी जो सिक्योरिटी लोकल जो सिक्योरिटी एजेंसी थी उनको एक डिफरेंट एक नॉन इशू में इन्वॉल्व कर लिया। फिर आप देखें कि इन्होंने जो है वो अब फार्मर्स है। अब फार्मर्स के अंदर देखें, कोई भी इतने बड़े कंट्री के अंदर इतनी बड़ी मूवमेंट जब चलती है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, फूड है, फिर लॉस्ट आवर्स, लॉस्ट डेज ऑफ वर्क है, ये सारे खराजात हैं। ये को हवा में बिल्कुल तो नहीं ना हो जाता, तो ये कहां से आ रहे हैं पैसे और किस तरह आ रहे हैं। फिर इसके अंदर खालिस्तान का एलिमेंट डाल के उसको एंटी इंडिया, फिर पूरी दुनिया में पूरी दुनिया तो नहीं, कनाडा, बर्तानिया, जहां जहां उनका दाव चला वहां खालिस्तानी झंडे लेके इंडिया के खिलाफ फार्मर्स। भाई खालिस्तान मूवमेंट का क्या ताल्लुक है फार्मर्स के, तो उसको पोलिटिसाइज किया बिल्कुल। पाकिस्तान। और उसकी वजह से हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा उसकी अटेंशन डाइवर्ट हुई। वरना अब तक ये पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान का मसला काफी हद तक हल हो जाना चाहिए। और मैं जी जी। समझता हूं कि पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान के मसले को हल करने के लिए भारतीय सरकार ने अगर पाकिस्तान को कोई कड़ा कड़ा जैसे कहते हैं ना कड़ाकेदार जवाब देना है, तो लोकसभा और राज्यसभा में जो पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान की जो इन्होंने सीटें रखी हुई हैं उनके बिल्कुल ऊपर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए अमेंडमेंट करवा सकते हैं। ये वो करवा के उनको उन सीटों पे लेके आए, ताकि लोकसभा और राज्यसभा में हमारे जो नुमाइंदे हो पीओके के और गिलगित बल्तिस्तान के, वो फ्लोर ऑफ द हाउस से ऑक्युपाइड टेरिटरीज के लोगों की रक्षा की बात कर सके, उनकी आजादी की बात कर सकें और इसका मुंह तोड़ जवाब दे पाकिस्तान का। बिल्कुल। और बिल्कुल अगर पाकिस्तान ने कोई हमाकत की ऐसी, तो ये पाकिस्तान की आखिरी लड़ाई होगी। और आप यकीन करें, मेरा बयान है, प्रेस स्टेटमेंट थी मेरी, कि मैंने कहा था कि जब इमरान खान की हुकूमत बनी तो मैंने 27 या 28 जुलाई 2018 तो मैंने ये बयान दिया था। मैंने कहा ये पाकिस्तान की आखिरी जमहूरी हुकूमत होगी। यानी कि मुझे नजर आ रहा था कि ये क्योंकि इनके पास, अंधे को भी नजर आ रहा है कि जिस पार्टी के पास कोई इकोनॉमिक पैकेज नहीं है, जिस पार्टी के पास कोई पॉलिटिकल बैगेज नहीं है, जिस पार्टी के पास कोई काम का बंदा नहीं है, सारे बंदे जनरल मुशर्रफ की कैबिनेट के इसकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं, समझे नहीं। जी तो जी। अंधे को भी नजर आता है कि ये सारा प्री प्लान्ड है और अगर ये कुछ करेंगे पाकिस्तान नहीं रहेगा, मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। और अमजद भाई, मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि ये इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को भी उसका एहसास है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अगर आप डिफेंस मिनिस्टर के बयान देखें तो उन्होंने ये कहा है, और सीडीएस के भी, विपिन रावत साहब के भी, उन्होंने कहा है कि हम कम से कम 15 दिन का युद्ध के लिए एमिनेशन तैयारी कर रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपए का बाकायदा व्यवस्था कर दिया गया है और एमिनेशन खरीद रहे हैं कि अगर दो तरफा युद्ध होता है, जैसा 71 में भी देखने को मिला था जब पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना लड़ रही थी, तो जी जी वेस्ट के कुछ स्टेट पर अटैक किए गए थे वायुसेना के द्वारा पाकिस्तान की। तो जी उसके जी लिए ऐसा लगता है कि भारत तैयार है, उसको एहसास है इस बात का कि
चाइना की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी दो तरफा हमला हो सकता है। देखें जी, बात यह है कि अगर आप गौर से देखें तो ये सब चाइना की गेम चल रही है, पाकिस्तान कुछ जी। भी नहीं। ठीक है ना। ये जो मैं जंग की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान करेगा, ये जाहिर है वो मरता क्या ना करता वाली बात हो है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो मुसलसल चाइना जो है वो इंडिया को इकोनॉमिकली और ज्योग्राफिकली भी इंसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। म्यांमार से शुरू हो जाए, ऊपर तक चले जाए, नेपाल तक, और इधर पीओके और ये गिलगित बल्तिस्तान, इस तरह से सारा आ जाए। तो नेपाल का आपको याद है बॉर्डर का इशू खड़ा हो गया था, जी हाँ, जी बांग्लादेश हाँ। के साथ इशू खड़ा हो गया था हमारा, फिर हमारा बिल्कुल। बर्मा के साथ इशू खड़ा हो गया। हालांकि बर्मा का चाइना के साथ भी इशू चल रहा है, लेकिन वो पीछे है, हमारा सामने लेके आते हैं। तो बिल्कुल। ये चाइना कर रहा है सारा कुछ, हमें इंगेज रखना चाहता है चाइना, हमारी फोर्सेस को, हमारे लोगों को, हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको इंगेज रखना चाहता है नॉन इश्यूज में, ताकि हम जो असल काम है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, जो न्यू देखें हम लोग न्यू लिबरल जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है ना, इसमें हम दाखिल हुए देर से, और उसकी वजह यह है कि पीछे आपको याद होगा सोनिया गांधी जी की जब गवर्नमेंट बनी थी, तो उसमें हरकिशन सिंह सुरजीत और ये सीपीआईएम की कोalition गवर्नमेंट बनी थी, इनकी 60 के 66 सीटें थी, तो उन्होंने कांग्रेस के साथ कोalition की थी, और उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया इंडिया को, और उन्होंने बहुत डिले किया ये ओपनिंग अप ऑफ इंडिया के प्रोसेस को। ये पहली दफा है कि इतना प्रोएक्टिवली मोदी सरकार जो है उसने इंडिया को दुनिया के लिए, कारोबार के लिए खोला है। वी आर बिल्कुल। ओपन फॉर बिजनेस, हम आपके साथ कारोबार, आप हमारे साथ। लेकिन इसमें एक फर्क है, फर्क ये है कि जो चाइना है उस वो भी कहता है हम खुले, ओपन फॉर बिजनेस, लेकिन वो ऐसे ओपन फॉर बिजनेस है जैसे आपको पता है हम गांव में चिड़िया पकड़ते थे तो ऐसे वो रखते थे एक एक वो कटोरी सी, और नीचे हाँ, रखते थे हाँ। दाना, उसमें दाने डाल देते थे और धागे से बांधा होता था और लकड़ी से ऐसे रखा होता था। तो जब चिड़िया दाना चुगने आती थी तो हम हाँ, वो हाँ, खींचते हाँ। थे तो वो ऊपर बैठ जाता था, तो हम चिड़िया पकड़ लेते थे। तो जी हाँ, जी हाँ। ये चाइना जो है इसका जो ये जो है ये डेट ट्रैप इकोनॉमिक असिस्टेंस देता है, इसकी इकोनॉमिक असिस्टेंस में डेट ट्रैप है। लेकिन इंडिया की इकोनॉमिक और ओपननेस में और बिजनेस जो हम कर रहे हैं उसमें फर्क है। वो फर्क ये है कि हमारा बिजनेस मॉडल सनातन धर्म के ऊपर बेस करता है, और वो क्या है, वो ये है कि पीपल बिफोर प्रॉफिट, फ्रेंडशिप बिल्कुल। बिफोर कंपटीशन। हम ये नहीं कहते कि हम आपको एज अ कंपेटिटर हम देख रहे हैं, हम आपको एज अ फ्रेंड देख रहे हैं। बिल्कुल। कंपटीशन बाद में हो जाएगा, देखी जाएगी, फ्रेंडली कंपटीशन, और उसमें कोई डेट ट्रैप नहीं। हमने किसी कंट्री को कर्जा देके उसके बंदरगाहों पे कब्जा नहीं किया, हमने किसी मुल्क को कर्जा देके उसके जो है इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जो है उसको अंडरमाइन नहीं किया। तो इसलिए चाइना बहुत डरता है, उसको पता है कि इंडिया को मौका देने की देर है, इंडिया ने छा जाना है पूरी दुनिया पे। अमेरिकन इकोनॉमी तो वैसे ही अब जो है वो चाइना के इतने मकरूज हो चुकी है कि वो तो अब उसका तो कोई चांस नहीं है अगले 10-15 साल में। और इंडिया एक बिल्कुल। राइजिंग इकोनॉमी है, राइजिंग पावर है दुनिया की, और एक ऐसी पावर है, देखिए ना, एक तो पावर है अरबों की, जो एक जहादी मिलिटेंट फ्रेम ऑफ माइंड की है। एक है चाइनीज मॉडल, ठीक है ना, जो डेट डेट ट्रैप मॉडल है। एक है अमेरिकन मॉडल, जो मंडी खोलो नहीं तो भेजते हैं फौजें लिबिया में भी और भेजते हैं इराक में भी। और एक है हमारा तरीकाकार, बिल्कुल। सनातनी तरीकाकार। इसीलिए मैं उसको कहता हूं सनातनी बिजनेस मॉडल, कि ये हम कहते हैं कि भाई राम राम, आप आओ, सौ बिस्मिल्लाह, आप कारोबार करो, हम आपको हर तरह के फैसिलिटेट करेंगे। अगर हम इंडिया के दिल में कोई चोर होता, या अगर भारत के अंदर कोई बेईमानी होती, तो मुझे आप बताएं कोरोना वायरस में इतनी सारी इंटरनेशनल कंपनियां जो है उनके शेयर्स गिर गए, प्राइसेस गिर गई। तो ये तो खरीदारी का टाइम था, तो फिर इंडिया की सरकार सारे काम छोड़ के वो कहती है पूरी दुनिया के शेयर्स खरीदने शुरू कर दो, कंपनियां खरीदनी शुरू कर दो, टेक ओवर करो। सही। तो हमने तो ऐसा नहीं किया। हमने क्या बिल्कुल। किया, हमने क्या किया, हमने
क्लोरोक्विन जो है, कुनीन की गोलियां भेजी अमेरिका, हमने दवाइयां भेजी दुनिया को कि भाई इस वक्त ये करो और खाओ और अपने आप को बचाओ। तो बड़ा बिल्कुल ये लोगों को समझने की जरूरत है कि भारत का इन्हीं अच्छे विचारों की वजह से, इन्हीं अच्छे कामों की वजह से, जो लोग प्रॉफिट बिफोर पीपल रखते हैं, जो कंपटीशन बिफोर फ्रेंडशिप रखते हैं, वो दुनिया को भारत का एक भयानक चेहरा दिखाते हैं, उसको भयानक बना के दिखाते हैं उसका, क्योंकि वो उनकी मौत है। बिल्कुल आपने एक दुकान खोली है और आप मुझे एक चॉकलेट बेचते हैं और मैं कहता हूँ पैसे नहीं, आप कहते हैं चलो कल दे देना, लेकिन ये रुपए की कल दोगे तो 1.5 रुपया देना, अगर परसों आए तो फिर 2 रुपए लूंगा। और दूसरी तरफ मेरा, मैं हूं दुकानदार, कि मेरे पास एक कस्टमर आता है और कहता है मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मुझे चॉकलेट की इच्छा हो रही है, तो मैं उसे कहता हूँ ले यार तू चॉकलेट खा ले, कोई बात नहीं, पैसों की बिल्कुल कोई बात नहीं, ऊपर वाला भेज देगा। तो ये बिल्कुल फर्क है बुनियादी। वी आर नॉट ग्रीडी पीपल। अगर हम ग्रीडी होते हैं तो हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को मुफ्त खाना पका के खिलाने वाले ना होते हमारे पास, हमारे सही इतने आश्रम ना होते। बिल्कुल हमने नेपाल को इतना दिया, बांग्लादेश के को हमने दिया, हमने को बांग्लादेश से वॉर इंडेमनिटी ली है, हमने ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करा के अपनी फौजें लेके वापस आ गए। श्रीलंका में गए, उनका गंद दूसरे का था, साफ हमने किया और वापस आ गए। तो पाकिस्तान जो है ये एक राक्षस है, मैं हमेशा कहता हूं, ये खत्म होना चाहिए इसका वजूद। ये आर्टिफिशियल कंट्री है, ये कोई डेमोक्रेटिक मूवमेंट से बना हुआ कंट्री नहीं है, ये कोई इस्लामिक मूवमेंट से बना हुआ कंट्री नहीं है। ये वो कंट्री है जिसको वेस्टमिनिस्टर में लकीरें खींच के रेड क्लिफ ने बनाया, जिसने कभी हिंदुस्तान देखा भी नहीं। तो सही कह रहे हैं। इसलिए ये है कि ये अगर हमला करेंगे तो ये इनका आखिरी हमला होगा। पहले भी यही करते रहे ना हमले, हमने तो नहीं किया। अमजद भाई आप जुड़े और आपने शाह महमूद कुरैशी के बयान पर बहुत तफसील से न केवल पाकिस्तान के हालात बयान किए बल्कि चाइना और जो भारत के एंगल हैं उनके हवाले से भी बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाया। आपने समय निकाला अमजद भाई, बहुत आपका आभार, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक